जय हिंद स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास है क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट जो कि होने वाला है फिजिक्स। अब ये जो हमारी फिजिक्स की जर्नी होगी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सारा डर दिमाग में बैठा हुआ है ना कि फिजिक्स बहुत ही टफ होती है यार, क्वेश्चंस ही नहीं बनते, सारा डर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस के बेसिस पे ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ भी जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा मैं एक फेवर चाहती हूँ कि स्क्रीन के दूसरे साइड बैठ के अगर मैंने कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो वहां पे आप उसको मेरे साथ साथ में सॉल्व करें, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम दूंगी आपको जितना पेपर में मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ में क्लास में बने हुए रहना है क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। जरा सी भी अगर इस पे कंसेप्ट्स की कमांड आ जाती है तो आगे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, जरा सा बस कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, वो हमें नहीं कर आनी है। इजी अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको एकदम करेक्ट कर आएंगे। अगर क्योंकि इजी क्वेश्चंस को भी गलत किया ना सिर्फ कंसेप्ट्स के चलते हुए तो वो हमारा सिली मिस्टेक नहीं होगी, वो हमारा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज हम ये डिसाइड करते हैं कि कंसेप्ट्स को तो क्लियर करेंगे ही, साथ साथ में क्लास में साथ साथ में ही साथ में क्वेश्चंस भी तुम लोग वहां पे मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। इस चीज का मुझसे प्रॉमिस करो। और आज श्री गणेश करते हैं हम फिजिक्स का पहला टॉपिक जो है वो है हमारा ऐसा टॉपिक जो हमें अस्त्र देगा बाकी की पूरी फिजिक्स से लड़ने के लिए, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम है? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। बच्चे इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेकर चले जाते हैं, ठीक है, कि ये तो क्या है, स्टार्टिंग का टॉपिक है, इसको तो इतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे इस पे। लेकिन बेटा ये वही टॉपिक है जो तुम्हें लड़ने के लिए हथियार देने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं हाँ थोड़े ईजी आते हैं, लेकिन अगर इसको नहीं समझा तो वही क्वेश्चंस गलत करके नेगेटिव कर आओगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना इस चैप्टर के ऊपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए सबसे शुरुआत में आता है। स्टार्टिंग में क्यों आता है ये हमेशा चैप्टर? इसीलिए क्योंकि ये हमें देने वाला है वेपन्स बाकी की पूरी फिजिक्स से लड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स का। स्टार्टिंग तो हम कर ही चुके हैं, पूरा ज्ञान तो मैं फिजिक्स के बारे में दे ही चुकी हूं। फिजिक्स की शुरुआत है आज, ठीक है। चलिए, What are the topics to be covered today? तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। What are फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। और उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व जो मैंने तुम लोगों को दिए थे रिवाइज करने के लिए। बायो के मैंने तुम लोगों को 2 टॉपिक्स दिए थे, एक एनिमल किंगडम एक प्लांट किंगडम। सो उनसे कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, खुद को चेक करना कि रिवाइज कर आए हो कि नहीं आए हो, ठीक है। उसके कुछ एमसीक्यूज हम एंड में करने वाले हैं, ठीक है। तो दोज विल बी रिविजन क्वेश्चंस फॉर यू। उसके बाद मैं आखिरी में 2 और टॉपिक्स दूंगी जो रिवाइज करने होंगे, लेकिन आज मैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स देने वाली हूं भैया रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जो भी मैं रिवाइज करने के लिए टॉपिक्स देती जाऊं करते जाओ यार साथ साथ में, बहुत इजीली हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर तो हमारा होने ही वाला है। क्लास में ही आज याद करके जाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर समझ के जाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी बातें कर लें इस चैप्टर को लेके, ठीक है। ये मत समझना फिर से शुरू हो गई, समझा ही रही हूं, ठीक है। चलो देखो बेटा, क्या होता है फिजिक्स बेसिकली क्या है, हमारे आसपास ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इनको हम किस तरह से किस नजरिए से देखते हैं कि हमें जैसे सपोज ठंड लग रही है तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, कल कम ठंड थी आज ज्यादा ठंड है, कितनी ज्यादा ठंड है। ये पेन है सपोज मेरे पास में, ठीक है। इस पेन के साथ में अगर सपोज मैं अपना ये फोन ले लूं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हम लोगों को दिख रहे हैं। किस चीज में एक जैसे दिख रहे हैं? लंबाई में एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अगर मैं फोन की ही बात करूं तो ये मेरे हाथ को कितना दबा रहा है और ये पेन मेरे हाथ को कितना दबा रहा है। ये सारी क्या क्वांटिटीज हैं बेटा जो हम हमारे आसपास में देखते हैं? ये सारी बेटा हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके,
ठीक है, हमें इनको मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है ना। हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ किससे कितनी ज़्यादा लंबी है, कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा मेरे हाथ को दबा रही है, ठीक है, किस चीज़ में कितना ज़्यादा वक्त लग रहा है, ठंड है कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, हर चीज़ को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इजी हो जाए सारा काम। तो वही क्वांटिटीज़ जो हमारे आसपास में मौजूद होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ फिजिकल क्वांटिटी इज द वन दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ठीक है, सपोज मैंने बात की कि ये जो मेरा पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, और अगर मैं सपोज ले लूँ कोई इतना बड़ा सा रॉड, ठीक है, ये पेन है और वो जो बड़ा सा रॉड है, इन दोनों को अगर मुझे मेजर करना है कि कौन सा कितना बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, इस चीज़ का लेंथ है, ठीक है, ये वो इस चीज़ का लेंथ है। अगर मैं इतना बड़ा सा कोई कॉटन का टुकड़ा ले लूँ, ठीक है, बड़ा सा एक कॉटन का टुकड़ा, और इतना छोटा सा लोहे का पीस ले लूँ, ठीक है, मैं बोलूँ कि जो लोहे का छोटा सा पीस है उसका लेंथ कम है और इतने बड़े से कॉटन के टुकड़े का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा है वो मेरे हाथ को जितना दबा रहा है, ठीक है, थोड़ा तो मेरे हाथ को दबा रहा होगा, दबाना यानी कि कौन सी क्वांटिटी, यानी कि वहां पे मेरा आ जाता है मास। अब अगर वो लोहे का टुकड़ा मेरे हाथ को दबा रहा है और वो कॉटन का टुकड़ा जब मैं अपने हाथ पे रखूंगी तो वो मुझे दबा रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि लोहे का टुकड़ा कम दबा रहा है क्योंकि उसकी लंबाई कम है? ऐसा तो नहीं हो रहा है, लोहे का टुकड़ा तो मेरे हाथ को ज्यादा दबाएगा और वो जो कॉटन का बड़ा सा पीस था वो मेरे हाथ को कम दबाएगा, हल्का होता है। क्या उसमें कम होता है? उसमें मास कम होता है, यानी कि लेंथ और मास का कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं बात करूं सपोज इस फोन की, ठीक है, ये फोन मेरे हाथ को ज्यादा दबा रहा है, ये पेन मेरे हाथ को कम दबा रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ज्यादा ठंडा है ये ज्यादा गर्म है, या ये ज्यादा ठंडा है ये ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मास या लेंथ को देखकर हम ये भी नहीं बोल सकते कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। सारी ये क्वांटिटीज अलग अलग हैं, ठीक है, सारी की सारी क्वांटिटीज यहाँ पे अलग अलग हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैं बात करती हूँ वॉल्यूम की, कि मैं इस कमरे में खड़ी हुई हूँ और इस कमरे का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे? इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। अब ये तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हैं? तीनों लेंथ हैं कि नहीं है? तीनों लेंथ हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्पीड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड भी क्या है? पर यूनिट टाइम मैंने कितनी लंबाई ट्रैवल की है, तो वो भी मुझे लेंथ से पता चल पा रहा है कि मैंने कितनी लेंथ कवर की है, बस उसमें एक टाइम ऐड कर दिया कि पर यूनिट टाइम में मैंने इतनी लेंथ कवर की है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसी भी चीज के एरिया की, किसी भी चीज के अगर मैं एरिया की बात करूं, तो बच्चे एरिया क्या होता है? किसी भी चीज का हमारा जो लेंथ हो गया इनटू उसका ब्रेड्थ हो गया। और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? हमारे लंबाई है, लेंथ ही है। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आ रही, दो प्रकार की यहाँ पे क्वांटिटीज आ रही हैं अगर तुम ध्यान दो तो। एक तो क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चे का मास है 50 kgs, एक बच्चे का मास है 60 kgs, ठीक है। अब एक बच्चे को मैंने बोला कि तुम कल आना और दूसरे बच्चे को मैंने बोला तुम परसों आना। तो अगर मैंने उनको ये बोला है कि तुम कल आना और दूसरे बच्चे को बोला परसों आना, तो क्या मैंने उनके वेट के बेसिस, उनके मास के बेसिस पे बोला है क्या? उनको मास के बेसिस पे नहीं बोला। यानी कि उसका जो मास है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम एक एकदम ही अलग क्वांटिटी है, मास एक एकदम ही अलग क्वांटिटी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसी से हमें समझ आ रहा है दो प्रकार की यहाँ पे हमारे पास में क्वांटिटीज हो रही हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं बच्चे जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा लेंथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा मास हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया,
ये सारी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनके बेसिस पे हम दूसरी चीजें निकाल सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारा वॉल्यूम जो है वो हमारा डिराइव्ड है, किससे डिराइव्ड है, इस क्वांटिटी से डिराइव्ड है, ठीक है। अगर हमें और भी कुछ निकालना है, डेंसिटी अगर निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसमें हमें क्या लगता है, उसमें हमें लगता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हम कैसे निकालेंगे, यहां से हमारा मास आ जाएगा और लेंथ का 3 टाइम करने से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं हमारी जिनके बेसिस पे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। देखो इस बात से समझो, बहुत सारी क्वांटिटीज हो रही थी हमारे पास में, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इतनी सारी क्वांटिटीज को याद करने की जगह उन्होंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज इस तरह से टैबुलाइज कर दी। उन्होंने बोला कि ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके बेसिस पे हम बाकी की सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर लेंगे, हमें इतनी सारी क्वांटिटीज को याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज निकाली, ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं थी। मास टाइम के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। टाइम टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर किसी चीज की लेंथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। एकदम अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं जिससे दूसरी क्वांटिटीज, दुनिया की सारी क्वांटिटीज जिससे हम डिराइव कर सके, ठीक है। 2 हम लोगों की बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आ गई थी। रुको, सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बता देती हूँ कौन कौन सी होती हैं। डेफिनेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 प्रकार से इनको करा जा सकता है क्लासिफाई। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, जिससे बाकी की दुनिया की सारी क्वांटिटीज डिराइव हो सकती हैं। दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड all the other quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities। fundamental quantities की वजह से जो दूसरे हम explain कर सकते हैं, derive कर सकते हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो हमारी हो जाती हैं बच्चे derived quantities। अब देखो कौन कौन सी fundamental quantities होती हैं। ये बच्चे एक टेबल है, ठीक है, क्या बता रही है, कौन कौन सी फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है और इन्हीं से दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज को डिराइव किया जाता है। अब देखो, बाद में साइंटिस्ट ने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में 2 और क्वांटिटीज ऐड कर दी थी जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। बाद में एक और मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बोला कि इन 2 क्वांटिटीज को और को ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो दोनों क्वांटिटीज कौन सी थी, एक था हमारा प्लेन एंगल और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। क्या मतलब होता है प्लेन एंगल का, मतलब सपोज ये कोई 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब इस वाली उंगली के ऊपर कितना झुकाव है, ठीक है, कितना झुकाव हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेन में है तो इसको हमने बोल दिया प्लेन एंगल। अब अगर मैं कोई 3D स्ट्रक्चर ले लूं, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो ये हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बाद में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या जरूरी है, इनमें यूनिट सिंबल जो इनका जरूरी है उनको हम आगे अभी समझेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज किस किस से हैं, वॉल्यूम का मैंने बताया था लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो लेंथ से हम लोग वॉल्यूम डिराइव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, तो टाइम से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिराइव हो जाती है। वेलोसिटी उसी तरह से हमारी कैसे डिराइव हो जाती है, हम लोग लेंथ अपॉन टाइम कर दें तो हमारी वेलोसिटी मिल जाती है, एक्सेलरेशन मिल जाता है, फोर्स, वोल्टेज, ये सारी की सारी हमें इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो जाती हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर देखोगे तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज लिखी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगे जिनसे हमारी दूसरी क्वांटिटीज डिराइव की जा सकती हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहली चीज। अब समझो,
अब बेटा क्या होता है कि हम लोगों ने मेजर तो हम लोगों ने देख तो लिया कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हमने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। अब हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी ज़्यादा बड़ी या छोटी है, कितनी ज़्यादा हल्की या भारी है, कितनी ज़्यादा ठंडी या गर्म है, तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। कल कितनी ठंड थी, आज उससे थोड़ी कम ठंड है, कितनी कम ठंड है, कम तो है, कितनी कम ठंड है, मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में आया बच्चा यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स जो क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट बैठे, साइंटिस्ट ने बोला कि हम लोगों को लेंथ मेजर करनी है किसी भी चीज़ की, हम लोगों को दो चीज़ों की लेंथ कंपेयर करनी है कि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, तो ये चीज़ कितनी बड़ी है छोटी वाली चीज़ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। ठीक है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ को हम लोग आज से बोलेंगे कि ये 1 मीटर लेंथ है। अब इसी के कंपैरिजन में तुम लोग देख लो कि ये चीज़ कितने मीटर है, ये चीज़ कितने मीटर है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे हमारे बांट होते हैं ना, हम लोग तोल कांटे पे जाते हैं या फिर सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक तरफ बांट रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग तुम बाकी की चीज़ें देख लो कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है। तो एक रेफरेंस के लिए एक स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब एक। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। अब किसी भी चीज की यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने बना लिया है कि हम लोग अगर लेंथ की बात करें, लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर, तो हम मीटर के हिसाब से देखेंगे कि एक चीज 1 मीटर की है, दूसरी चीज 2 मीटर की है, तो 2 मीटर वाली बड़ी होगी, 1 मीटर वाली छोटी होगी। ठीक है, यही होता है बच्चे यूनिट्स। तो यूनिट क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज यूनिट। अब देखो, अब यूनिट में भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है। किसी ने मीटर को देख लिया, किसी कोई सेंटीमीटर ले रहा है, कोई फुट ले रहा है। सब लोग दुनिया में अब अलग अलग हमारे यूनिट्स होने लगे। कोई कैसे मेजर कर रहा है, कोई कैसे मेजर कर रहा है, 2 हाथ का कोई मेजर कर रहा है धोती का कपड़ा। ठीक है, या फिर कोई दूसरे तरीके से देख रहा है, कोई फुट देख रहा है कि इतने यार्ड्स कोई देख रहा है, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे यूनिट्स आ गए यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि कहीं पे CGS सिस्टम यूज हो रहा था, कहीं पे हमारा FPS सिस्टम यूज हो रहा था। अब CGS सिस्टम कहाँ यूज हो रहा था, फ्रांस में यूज हो रहा था। और FPS सिस्टम कहाँ यूज हो रहा था, ब्रिटेन में यूज हो रहा था। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहा था हमें, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो ये हमें देखो, जैसे CGS था, इसमें C क्या है, इसमें है C हमारा सेंटीमीटर, G क्या है, G है हमारा ग्राम, S क्या है, S था हमारा सेकंड। FPS सिस्टम में ये था हमारा फुट, ये था हमारा पाउंड, और ये हमारा फिर से था सेकंड। तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी दिक्कत देने वाली थी हम लोगों के लिए। क्यों थी दिक्कत देने वाली, क्योंकि हमें यूनिवर्सली एक कॉमन सिस्टम चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, सपोज कोई पायलट है। ठीक है, एक पायलट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एरोप्लेन चलाकर जाना है। अब उसको अपनी कंट्री से सिग्नल मिला कि तुम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो। ठीक है, अब वो जब दूसरी कंट्री में गया, तब दूसरी कंट्री में बोला कि सर आप ना 200 माइल्स पर किलोमीटर के हिसाब से चलाओ, उससे अगर आपने कम चलाया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उससे कम या उससे ज़्यादा चलाया तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो किलोमीटर और माइल्स में कंफ्यूज हो गया कि किलोमीटर का देखूं कि माइल्स का देखूं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को एक यूनिवर्सल सिस्टम देखना था, नहीं तो इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जहाँ पे जान की आफत आ जाएगी भैया। इसीलिए हम लोगों को एक यूनिवर्सल सिस्टम की ज़रूरत थी। अब यूनिवर्सल सिस्टम में हमें ये समझ में नहीं आया कि हम कौन से सिस्टम को कंसिडर करें। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि हम लोगों ने CGS सिस्टम को बेटर समझा कि भैया CGS सिस्टम हमारा बेटर है, FPS सिस्टम को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारा CGS सिस्टम था ना बच्चे, ये हमारा एक मैट्रिक सिस्टम था और हमारा FPS सिस्टम था नॉन मैट्रिक। अब नॉन मैट्रिक और मैट्रिक का मतलब क्या होता है, तो अब इस चीज़ को समझो। जो मैट्रिक सिस्टम होता है बच्चे, मैट्रिक सिस्टम अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर जाना है, मीटर से किलोमीटर जाना है, या फिर हमें उल्टा जाना है, सेंटी मिली माइक्रो ऐसे इस तरफ हमें जाना है, उल्टी तरफ जाना है हम लोगों को, तो हम लोगों का
किस रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या 10 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 के मल्टीपल्स में वो चीज़ बढ़ रही है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, यहाँ पे चीज़ें 10 के मल्टीपल से कम हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे जो बढ़ती हुई या जो घटती हुई क्वांटिटीज हैं उन सबको हमें याद करना पड़ रहा था। वो 10 के मल्टीपल में बढ़ नहीं रहा था, 10 के मल्टीपल में घट नहीं रहा था, वहाँ पे हमें एक एक बढ़ती हुई क्वांटिटी का स्पेसिफिक नंबर याद रखना पड़ रहा था। इसीलिए थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो रहा था। हम तो हमारे लिए ईजी करना चाहेंगे ना चीज़ें। हम लोगों को जो मैट्रिक की सिस्टम पसंद आ रहा था क्योंकि वहाँ पे 10 के मल्टीपल्स में चीज़ें बढ़ रही थी, तो हमारे लिए ईजी था याद करना कि भैया हाँ, अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन है तो कितना कन्वर्जन होगा। हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लोगों के लिए इजी था याद रखना, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे लिए उसको याद करना इजी था। फुट पाउंड सिस्टम में हमारे लिए, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में हमारे लिए इसको याद रखना इजी नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने मेट्रिक सिस्टम जो सीजीएस सिस्टम था उसको कंसिडर किया। अब एक और दिक्कत आ गई। एक और दिक्कत क्या आ गई कि जो सीजीएस सिस्टम था ना, ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होने के लिए बहुत छोटी क्वांटिटीज़ बता रहा था। फॉर एग्जांपल अगर सेंटीमीटर की बात करें, ग्राम की चलो बात करते हैं, तो अगर हम लोगों को कुछ बहुत हैवी लेने जाना है तो हम लोग ग्राम में बात नहीं करते, हम केजीज में बात करते हैं कि यार इतना किलो दे दो, उतना किलो दे दो, ठीक है। या फिर अगर हमको बहुत ही लंबी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम लोग सेंटीमीटर में अगर मेजर करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेकर आए एमकेएस सिस्टम, जो हमारी डेली लाइफ में यूज करने के लिए बहुत इजी हो गई थी। यहाँ पे क्या है, एम क्या है, मीटर है, के क्या है, केजी है, और एस क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए इस चीज़ को मेजर करना नॉर्मल लाइफ में बहुत इजी हो गया। तो सीजीएस सिस्टम के ऊपर बेस्ड था हमारा एमकेएस सिस्टम, जो हमारा नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकली जो हमारा फेवरेबल था। प्रैक्टिकली दिस वॉज मच मोर फेवरेबल, ठीक है। तो हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम को यूज करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि यूनिवर्सली हम लोगों को एक सिस्टम अपनाना ही था, तो एक कॉन्फ्रेंस बैठी, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स की कॉन्फ्रेंस बैठी थी अराउंड 1871 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसका क्या नाम दिया, सिस्टमा दे इंटरनेशनले। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट नाइस, ठीक है। चलो अब देखो, जो ये सिस्टम है इंटरनेशनल था, इसको क्या बोला उन्होंने, एस आई सिस्टम, और ये था अब हमारा यूनिवर्सल सिस्टम। उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में 7 बेसिक क्वांटिटीज भी बताई थी और 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बताई थी, और इसी मीटिंग में इन्होंने एक एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो हमारे यूनिट्स के लिए ओवरऑल एक यूनिवर्सल सिस्टम होने वाला था। और ये एसआई सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था, ये एसआई सिस्टम दिस वाज बेस्ड अपॉन द एमकेएस सिस्टम, बेस्ड ऑन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के ऊपर क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फीजिबल था, क्योंकि एक मैट्रिक सिस्टम था, इसीलिए इसी के ऊपर बेस्ड हमारा होता है एसआई सिस्टम। हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली एसआई यूनिट किसी चीज़ की, तो वो एक यूनिवर्सल यूनिट होती है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारी एक्सेप्टेबल होती है। ये चीज़ हमें समझनी थी। अब देखो एफपीएस सिस्टम में क्या था, फुट और पाउंड और सेकेंड था। सीजीएस सिस्टम में क्या था, एक्सक्यूज मी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड था। एमकेएस सिस्टम जो हमारा एक्सेप्टेबल था उसमें क्या था, उसमें हमारा लेंथ का यूनिट क्या हो रहा था, मीटर हो रहा था। उसके बाद मास का क्या हो रहा था, किलोग्राम, और टाइम का क्या हो रहा था, सेकंड हो रहा था। ऐसा ही सिस्टम जो अल्टीमेटली हमारा यूनिवर्सल सिस्टम आया वो एमकेएस सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसआई सिस्टम ही यूज होने वाला है हमारी 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझो, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं प्लस ये जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स और इनके सिंबल ऑफ द यूनिट्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो कहाँ गलती कर सकते हो, यहाँ पे इनके यूनिट्स याद रखना बच्चे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बाद में हम लोग देखेंगे कि इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं उनमें
कन्वर्ट करना क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी होता है। सारे क्वेश्चंस में अगर कोई भी यूनिट दी हुई है तो हमें जब भी आंसर निकालना है तब उसको उनकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत निकलेगा। वो हम बाद में समझेंगे कहाँ गलतियाँ करते हो। अभी ये देखो, लेंथ की होती है एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन होती है बच्चे, और इसको तुम डिग्री सेल्सियस मत मान लेना, केल्विन होती है। इस चीज को हम याद रखेंगे। यार पेन का कलर अच्छा लेना पड़ेगा, रुको। टेम्परेचर की होती है केल्विन, इस चीज को तुम लोग याद रखोगे। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मोल, हम लोगों ने मोल समझा था क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो वही बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट ही रख दी थी। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर हम यूनिट की बात करें तो वो होती है कैंडेला। इनके सिंबल्स हम लोग याद रखेंगे। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इनके ये सिंबल्स याद रखना, बार बार बोल रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, एक बार इनको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब डायमेंशनल एनालिसिस, अब एक इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फोकस रखना। अब अगर कोई भी क्वांटिटी, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो अगर वो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो वो किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है वो हमें बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला। समझो इस चीज को। देखो, अगर मैं लिखती हूं एरिया, ठीक है, एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। एरिया इज फॉर्म्ड बाय 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कैसे मिलती है, लेंथ को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक है, और अब देखो, अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 डिमेंशन ऑफ मास, 1 डिमेंशन ऑफ मास अपॉन 1 डिमेंशन अपॉन 3 डिमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं सॉरी लेंथ, 3 डिमेंशंस ऑफ लेंथ। इस तरह से हम डिमेंशंस के फॉर्म में बता सकते हैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे निकल कर आ रही है। उनको बताने का क्या तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। कैसे लिखा जाता है डायमेंशंस को, ये देखो, हम बेसिकली हमारे मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में मास को, लेंथ को और टाइम को ही बताते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों से मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज डिराइव्ड होती हैं, तो हम उनको इस तरह से लिखते हैं, m की रेज टू द पावर a, a क्या है, कितने डायमेंशंस मास के हैं, l रेज टू द पावर b, कितने डायमेंशंस लेंथ के हैं, t रेज टू द पावर c, कितने डायमेंशंस टाइम के हैं, और इस तरह ब्रैकेट बंद। देखो, अगर वॉल्यूम का मुझे डायमेंशन बताना हो तो वॉल्यूम में क्या था, 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ थे। ठीक है, तो यहाँ पे मास के कितने डायमेंशन थे, 0, लेंथ के कितने डायमेंशन थे, 3, टाइम का कितना डायमेंशन था, 0। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि जहां पे हम लोगों ने डायमेंशंस को रख दिया है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को बताने के लिए, तो वो जो फॉर्मूला हमें बताएगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, किस तरह से डिपेंड करती हैं, कितना डिपेंड करती हैं, कौन बताएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा। किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी की तरह अगर मैं तुम लोगों को डेंसिटी का अगर बताऊं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का बताऊं तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 डायमेंशन ऑफ मास अपॉन 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, यानी कि l रेज टू द पावर 3। हमें इस तरह से लिखना पसंद नहीं आता, कभी भी फिजिक्स में हमें एक ही लाइन में लिखना होता है, तो हम लिखते हैं m रेज टू द पावर 1, l रेज टू द पावर 3, t रेज टू द पावर
0, -3 आ जाएगा यहाँ पे। सिंस यहाँ पे नीचे था 3, ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? डेंसिटी का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालने होते हैं। एरिया का अगर मैं निकालूंगी, एरिया का अब तुम लोग ही बता दो। m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 2, t रेज टू द पावर 0, सिंस यहाँ पे 2 डायमेंशंस हमारे लेंथ के थे। अब देखो, कुछ ऐसे बीटा डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जिनको तुम लोग याद रख लो तो वो बेटर होगा। ठीक है, इनको अगर याद रख लोगे तो बाद में ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं ये मैं बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा? 1/टाइम होता है। ठीक है, 1/टाइम हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? हम लोग बार बार वो नहीं लिखेंगे जिसका रेज टू द पावर 0 है, हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, t रेज टू द पावर -1 हमारा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। फोर्स का निकालना है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स से पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का देख लो। वेलोसिटी क्या होता है हमारा? लेंथ दैट इज कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो लेंथ दैट इज कवर्ड पर यूनिट टाइम, एल टी रेज टू द पावर -1 हो जाएगा हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक और टाइम का डायमेंशन नीचे आ गया, ऊपर लेकर आएंगे तो वो एक और -1 ऐड कर देगा, टोटल -2। ये हमारा एक्सेलरेशन का हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स की अगर बात करूंगी मैं, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें तुम लोग मास भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ml t रेज टू द पावर -2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ये देखो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों जरूरी है ये समझो। अगर मैं सपोज फोर्स की बात कर रही हूं तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि मास से एक टाइम अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो उतने ही टाइम हमारा फोर्स बढ़ेगा। अगर मैं मास को डबल कर दूं, ठीक है, m रेज टू द पावर सिर्फ एक टाइम, m रेज टू द पावर सिर्फ एक टाइम हमारा फोर्स के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं मास को डबल कर दूं फोर्स भी डबल हो जाएगी, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो भी फोर्स डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे मूव करना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मैं इसकी मास को डबल कर दूं तो डबल टाइम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मैम डबल लगाना पड़ेगा फोर्स। और यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो टाइम यहाँ पे रेज टू द पावर -2 है, यानी कि अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगी तो फोर्स को कम करना पड़ेगा, अगर टाइम को कम करूंगी तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि मुझे अगर बोला है कि एक कोई सब्सटेंस है, इसको मुझे धक्का देना है और मुझे थोड़े से ही टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कराना है, अगर मुझे कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कराना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर मुझे बोला कि मैंने टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, ज़्यादा टाइम में तुम इतना डिस्प्लेसमेंट करा दो, तो अगर टाइम बढ़ाया है तो फोर्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेज टू द पावर -2 है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, और मास और लेंथ से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है फोर्स। कैसे? अगर मैंने टाइम को डबल या फिर 4 टाइम्स कर दिया तो फोर्स को सिर्फ हमें 2 टाइम्स ही कम करना पड़ेगा, सिंस स्क्वायर में है वहाँ पे। हमारा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हमें बहुत सारी चीज़ें बता देता है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द फॉर्मूला दैट टेल्स दैट विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच फंडामेंटल यूनिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोग डिराइव कर लाए हैं हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को चेंज करने के लिए, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, वो हमें कौन बताता है? डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है। इंपॉर्टेंस देखो क्या बताता है ये हमें, कौन सी बेसिक क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की ही बात कर ले, क्या होता है? ml रेज टू द पावर -2 होता है। तो कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व्ड है? मास है, लेंथ है, टाइम है।
ठीक है, उसके बाद में विच बेसिक क्वांटिटी excuse me, which basic quantity is dependent directly and which inversely, यानी कि कौन सी क्वांटिटी को बढ़ाने से मेरी ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी और कौन सी क्वांटिटी को घटाने से ये क्वांटिटी बढ़ेगी, कौन सी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कौन सी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्ट इनवर्सली, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, ये भी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंस, विच बेसिक क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव का मतलब क्या है, अगर मुझे फोर्स डबल अगर मैंने किया तो टाइम कितना 4 टाइम्स कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है, मोर इफेक्टिव है ये, थोड़ा सा बढ़ाने पे ये ज्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो हमें कौन बताएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ही तो बता रहा है कौन सी क्वांटिटी ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है। तो ये सारे हमारे किसके इंपॉर्टेंसेस हो जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है। अब बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आने वाले हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास में फोर्स ही है, ठीक है, अगर मुझे फोर्स को देखा अगर मैंने, ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, भले मैं उसकी यूनिट MKS सिस्टम में लूं, भले मैं उसकी यूनिट CGS सिस्टम में लूं, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमेशा फोर्स का सेम ही रहेगा। तो इसी डायमेंशनल फॉर्मूला को देखते हुए मैं यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं उससे CGS सिस्टम से SI में कन्वर्ट कर सकती हूँ, SI से CGS में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। किस तरह से करते हैं अब वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दी, ठीक है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, मेरे पास में ये इक्वेशन है, मुझे चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो मुझे ये पता होना चाहिए सिंस दीज बोथ क्वांटिटीज आर द सेम देयरफॉर इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उसकी इक्वेशन की करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं। साइंटिस्ट जब पहले कोई भी इक्वेशन बनाते होंगे, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर अगर बनाया है तो उन्होंने ये देखा होगा कि MC स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो E को इक्वल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा, टू डिड्यूस द रिलेशन कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, हम ये भी बता सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह मिलेंगी, क्या उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या उनको डिवाइड करना पड़ेगा, टू गेट आर रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करें उनको, सब्ट्रैक्ट करें कि डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, कौन बताएगा, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा। कैसे बताएगा, अब इसके ऊपर बेस्ड बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। सबसे पहला हमें दे रखा है, कन्वर्ट द वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अब जब हमें यूनिट्स को चेंज करना होता है बच्चे, तो हम कैसे चेंज करते हैं, ये देखो उसका फॉर्मूला होता है, एक साइड हम लोगों ने एक यूनिट रखी जिसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसको हमने समझा यूनिट नंबर 1। अब इसमें m1 रेज टू द पावर a, l ऑफ 1 रेज टू द पावर b, t ऑफ 1 रेज टू द पावर c, ठीक है, विल बी इक्वल टू, डायमेंशनल फॉर्मूला सिंस सेम है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब दूसरी क्वांटिटी का n2, अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है, परेशान मत होना, m ऑफ 2 रेज टू द पावर a, l ऑफ 2 रेज टू द पावर b, t ऑफ 2 रेज टू द पावर c। अब देखो यहाँ पे रेज टू द पावर जो है a b c, वो यहाँ पे भी a b c है, सिंस यूनिट अगर चेंज होगी तो कोई हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला पे फर्क नहीं पड़ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी रेज टू द पावर -1, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे n1 क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पता करना है कि कितने मीटर पर सेकंड आएगा, n2 हमें पता करना है, तो n1 हमारा 1 है। अब m को हम हटा देंगे, हम m की बात नहीं करेंगे सिंस यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में मास का कोई काम नहीं है, तो l ऑफ 1 कितना लेंगे, l ऑफ 1 रेज टू द पावर 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रेज टू द पावर 1 है, t हमारा कितना है
टी अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो टी ऑफ 1 कितना है, 1 ही है। देखो रुको, रेज टू द पावर सी रेज टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 विल बी इक्वल टू n2। ठीक है, n2 हमें पता करना है, यहाँ पे भी m गायब, l ऑफ 2 रेज टू द पावर b और रेज टू द पावर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, रेज टू द पावर 1 और यहाँ पे t ऑफ 2 रेज टू द पावर -1। अब अगर मुझे n2 पता करना है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं नीचे लेकर आ गई। ठीक है, नीचे लेकर आ गई तो यहाँ पे किस तरह मैं पता करूंगी, n2 विल बी इक्वल टू l1 कितना है, 1 ही है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, l2, यानी कि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, किलोमीटर कितना, किलोमीटर यानी कि कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर। ठीक है, इनटू t1, t1 कितना है, r है। ठीक है, रेज टू द पावर 1 इनटू r को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेकंड कितने सेकंड हो जाएगा ये, 3600 सेकंड अपॉन 1 सेकंड रेज टू द पावर -1। जब आगे मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 1/3600। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 5/18। ठीक है, यानी कि n2 हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, यानी कि हमारा n2 आ गया है 5/18। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 5/18 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया गया कि 72 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूँगी, 72 इंटू 5/18 कर दूंगी। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला वापस देख लो, डायमेंशन सेम रहता है यूनिट चेंज होने पर भी, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों साइड डायमेंशंस तो सेम ही रहेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, और टाइम को आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे हमारा क्या निकल गया, n2 निकल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि कन्वर्ट करना है हमें 1 न्यूटन फोर्स को CGS सिस्टम में। ठीक है, CGS सिस्टम यानी कि क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। CGS सिस्टम में जो 1 न्यूटन है, न्यूटन को हम लोग CGS सिस्टम में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। यानी कि हमें ये पता करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स मौजूद होते हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT रेज टू द पावर -2। ये होता है कि नहीं होता है। अब N1 इंटू M1 रेज टू द पावर 1, L of 1 raised to the power 1 and T of 1 raised to the power -2 will be equal to N2 जो हमें निकालना है। N1 की भी वैल्यू हम रख देते हैं, N1 की वैल्यू हम रख देते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, N2 हमें निकालना है कि ये कितने डाइन होगा। यहाँ पे m of 2 raised to the power 1, L of 2 raised to the power 1, T of 2 raised to the power -2। ठीक है, अब N2 निकालते हैं तो N2 will be equal to m of 1 upon m of 2 raised to the power 1 into L of 1 upon L of 2 raised to the power 1। रुको एक सेकेंड, L of 1 upon L2 raised to the power 1 और यहाँ पे T of 1 upon T of 2 raised to the power -2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। m कितना है 1 का हमारा, हम लोग नॉर्मली m को किस में लेते हैं, मास को किस में लेते हैं, kgs में लेते हैं। यानी कि 1000 अपॉन ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 रेज टू द पावर 1 इंटू, थोड़ा छोटा लिखती हूँ, लिख नहीं पाएंगे, 1000 अपॉन 1 रेज टू द पावर 1 इनटू लेंथ हमें क्या दे रखी है, लेंथ हमारे को पता है कितनी होती है, सेंटीमीटर। ये तो हमारा वेट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा वेट हो गया। उसके बाद लेंथ की बात करूंगी तो हमें मीटर और सेंटीमीटर देखना है। तो हमारा 100 मीटर होता है कितना, हमारा
100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के अंदर। तो ये हम लोगों ने ये कर दिया, और टाइम दोनों में सेकंड है, टाइम हमारा दोनों में सेकंड है, तो यहाँ पे कैसे लिखूं मैं, 1/1 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसका तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हारा क्या आंसर आएगा बेटा, तब तुम्हारा आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 आंसर। यानी कि 1 न्यूटन में 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मास को सबसे पहले देखा, ठीक है। मास में हमारा क्या होता है, मास केजी में हम लोगों का एमकेएस सिस्टम में होता है, तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। और यहाँ पे लेंथ को कन्वर्ट करना था, तो हमारा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर, से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सेकंड दोनों में ही सेकंड था, तो 1/1 रेज़ टू द पावर -2, तो हमारा आंसर आ गया 10 रेज़ टू द पावर 5। देयरफॉर 1 न्यूटन हैज 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई सपोज दैट इज क्लियर राइट नाउ, ठीक है। अब हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो और किस काम आता है, वो हमें ये चेक करने के लिए काम आता है कि कोई भी फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं है। कैसे इसको चेक करेंगे, तो वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बोलता है, अगर कोई भी फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो भी चीज होगी वो यहाँ पे इस वाले के LHS का जो डायमेंशन होगा वो RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। और यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो पर्टिकुलर यूनिट को हमें देखना है। यानी कि इसका मतलब समझो आराम से, v का जो डायमेंशन होगा वो u के इक्वल होगा और v का डायमेंशन 80 के इक्वल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस को चेक करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज यहाँ पे एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो वो अलग अलग इसके डायमेंशन के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो s का डायमेंशन है वो ut के डायमेंशन के भी इक्वल होगा और हाफ AT स्क्वायर के भी डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे v स्क्वायर का डायमेंशन भी 2as के इक्वल होगा और u स्क्वायर का डायमेंशन भी 2as के इक्वल होगा, ठीक है। माइनस और प्लस अगर आ जाएगा तो वो अलग अलग क्वांटिटी सेपरेटली हमारे LHS या RHS के इक्वल होंगी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इसमें काउंट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। वापस बता रही हूं, अगर ये फॉर्मूला है तो v का डायमेंशन u के भी इक्वल होगा और v का डायमेंशन 80 के भी इक्वल होगा, ठीक है। सेपरेटली यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस को नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। ये क्या बताता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि LHS और RHS पे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सेम होगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो ये चेक करना है हमें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये करेक्ट है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LHS, यहाँ पे लिखेंगे RHS। LHS में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी का कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, LT रेज़ टू द पावर -1 ये होता है। अब u भी वेलोसिटी है तो इसको तो हम नहीं चेक करेंगे, 80 के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखो RHS में हम लोग देख रहे हैं a इंटू टी दे रखा है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम दे रखा है। तो एक्सेलरेशन का कितना होता है, LT रेज़ टू द पावर -2 होता है, इंटू हमें t रेज़ टू द पावर 1 करना है। तो अगर हम इसका देखें तो ये क्या आ रहा है, LT रेज़ टू द पावर -1 आ रहा है। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, ये हम लोगों का एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि हाफ mv स्क्वायर mgh के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हमें डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे LHS, यहाँ पे लिखते हैं RHS, ठीक है। अब देखो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ को तो हटाओ, m इंटू v का स्क्वायर यानी कि LT रेज़ टू द पावर -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर T रेज़ टू द पावर -2।
ये हमारा हो गया LHS की साइड का, ठीक है। अब देखो RHS की साइड का सॉल्व करते हैं। mgh, m, ठीक है, g क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है, LT रेज टू द पावर -2 हो जाता है, ठीक है। h क्या है, h है हमारी लेंथ, तो यहाँ पे एक l लगा दो, तो कितना हो जा रहा है ये mL2T रेज टू द पावर -2। तो क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया। चलो एक अब तुम लोग करो, ठीक है। अब इसमें मैं पहले तो क्वेश्चन समझा देती हूँ। न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन। टेंशन क्या है, एक प्रकार की फोर्स है, ठीक है। टेंशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये हमारे पास में फॉर्मूला हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, C एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, देयरफॉर हम लोग C को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें कोई डायमेंशन है ही नहीं। अब L क्या है, लेंथ है, और M क्या है, M को देखो ये मास पर यूनिट लेंथ है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, m यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, तो तुम्हें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं है। इस डायग्राम का ये हमारा फॉर्मूला है कि एक मास को यहाँ पे इस तरह से अटका रखा है, तो ये कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा ना इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो जो फोर्स लगा रहा है, टेंशन जो लगा रखा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन वगैरह। अभी देखो, तो ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्मूला से दी गई है। तुम लोग अब ये चेक करो कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूं इसको चेक करने के लिए, चेक करो इसको। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS करना है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का हमें डायमेंशन पता है क्या होता है, 1/T होता है, ठीक है। उसको दूसरे साइड से चेक करो, देखते हैं। चलो इसको, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यू दे रखा है इज इक्वल्स टू C T/m। यहाँ पे T क्या है, टेंशन है, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो चलो देखते हैं। LHS में हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है LHS, यानी कि 1/T, यानी कि T रेज टू दी पावर -1 हमारा LHS का डायमेंशन हो गया। अब इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे RHS से, ठीक है। RHS में हमारा C डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, रूट है, तो रेज टू दी पावर -1/2 हम कर देंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो T क्या है हमारा, T है हमारा टेंशन यानी कि फोर्स, MLT रेज टू दी पावर -2 अपॉन में क्या आ रहा है हमारा, रुको इसको अच्छे से लिखते हैं, MLT रेज टू दी पावर -2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास अपॉन लेंथ, दैट इज ML रेज टू दी पावर -1। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, ओवरऑल को हम रेज टू दी पावर 1/2 कर दे। रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू दी पावर 1/2। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो। सबसे पहले m से m कट गया, ठीक है। अब LT रेज टू दी पावर -2 अपॉन L रेज टू दी पावर -1, इसको ऊपर लेकर गए तो ये क्या हो जाएगा, L² T रेज टू दी पावर -2 का रेज टू दी पावर 1/2। तो जब हम इसका रूट लेंगे तब कितना आ जाएगा, LT रेज टू दी पावर -1 हमारा RHS का डायमेंशन हो गया। लेकिन LHS का डायमेंशन कितना था, T रेज टू दी पावर -1 था। यहाँ पे RHS का कितना डायमेंशन हो गया, LT रेज टू दी पावर -1, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये हो गया है एकदम गलत, ठीक है। अगर हमें इसको इक्वल करना था उसके, अगर मुझे LHS को RHS के इक्वल करना था तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि यहाँ पे अपॉन L आ जाए, ठीक है। और अगर ये अपॉन यहाँ पे L आ जाएगा, एक्चुअल में पता है बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे C होता ही नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला में ये 1/L होता है, रेज टू दी पावर T/m होता है, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। और जब ये चीज़ आ जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ LT रेज टू दी पावर -1 अपॉन L भी हो जाएगा, तो वहाँ पे भी T रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पे भी T रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा, और हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फिर यहाँ सही हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ पा रही है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
यार डायमेंशनल फॉर्मूला ना बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। देखो किस तरह से हम लोगों को प्रूव हो जा रहा है कि ये फॉर्मूला ही गलत था। हम लोग इसमें फॉर्मूला का करेक्शन भी चेक कर सकते हैं यार, बहुत प्यारी चीज़ है। बाद में भी अगर तुम लोग कभी किसी फॉर्मूला में एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इनटू में था कि डिवाइड में था, तो तुम लोग डायमेंशंस चेक कर लेना, ठीक है। डायमेंशन से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ वो करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही काम की बहुत ही प्यारी चीज़ है यार ये। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज। अब तुम्हें यहाँ पे ये बताना है कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये भी हम आसानी से बता सकते हैं अगर हम लोग डायमेंशंस चेक करें तो, ठीक है। इन सब का डायमेंशन अगर तुम लोग चेक करोगे तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा इसका t⁻⁻1, ठीक है। अब अगर मैं वेवलेंथ देखूं तो वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा l, ठीक है। और वेलोसिटी अगर देखूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, l(t⁻⁻1). अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर दूंगी, अगर फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो l(t⁻⁻1) आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू द वेवलेंथ, ठीक है। इस तरह से हमें पता कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। अब बेटा वर्क डन जो होता है हमारा, जो हम वर्क करते हैं उसकी एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन उसका जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं उसमें हम यूनिट यूज करते हैं उसकी किलोवाट आवर, ठीक है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जन करना है किलोवाट आवर का जूल में। तो अब इसकी एक बार कोशिश करो इसको कन्वर्ट करने की। अब देखो यहाँ किलोवाट आवर हमने कैसे लिखा है, वर्क को हम लोग पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पावर इनटू टाइम भी होता है, और पावर का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वॉट होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि जूल को हम वॉट इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं हमारी एसआई यूनिट में। हमें वॉट इनटू सेकंड को ही कन्वर्ट करना है किलोवाट इनटू आवर में। तो हम लोग इतना लंबा फॉर्मूला बिना लगाए ही ये बता सकते हैं कि हमें वॉट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 करना पड़ेगा, इनटू सेकंड को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। सॉरी, किलोवाट को अगर वॉट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000 करेंगे, और आर को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इनटू 3600 करेंगे। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको तो क्या आएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 आएगा। किलोवाट आर को हमें वॉट सेकंड में कन्वर्ट करना है बच्चे, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फॉर्मूला इतना बड़ा लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आंसर उठ के आ जाता है यहाँ से। थोड़ी सी बस समझ होनी चाहिए हमें एसआई यूनिट्स की, कि किलोवाट आवर को हम वॉट सेकंड भी लिखते हैं। वॉट सेकंड क्या है, हमारी एसआई यूनिट होती है। थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए और हमारा आंसर इतनी चुटकियों में निकल के आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड का भी नहीं था ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इफ v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, v वेलोसिटी है, t सेकेंड्स में है, तो b का डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे यूज होने वाला है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं तुम लोगों को दे रही हूँ इसके लिए 1 मिनट। पहली बार कर रहे हो इसलिए, वैसे बहुत इजी है यार, 1 मिनट की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें, 30 सेकंड में हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करोगे तो तुम लोगों को ये तो एटलीस्ट पता ही होगा कि v का जो डायमेंशन होगा वो AT का भी डायमेंशन होगा, और जो v का डायमेंशन होगा वही BT स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को नहीं काउंट करते हैं, अलग अलग होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू BT स्क्वायर का डायमेंशन, तो b का कितना हो जाएगा, v/t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा v का डायमेंशन कितना होता है, l(t⁻⁻1) होता है, अपॉन t का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, l(t⁻3) हमारा b का डायमेंशन यहाँ पे निकल कर आता है। आंसर विल बी l(t⁻3). इस तरह से हमें इस चीज़ को सॉल्व करना होता है। अगर हमसे ये पूछा होता कि a का डायमेंशन बताओ,
तो हम लोग तब भी बता सकते थे कि v का डायमेंशन किसके बराबर होगा, at के डायमेंशन के बराबर होगा। a का डायमेंशन निकालना है तो v/t कर देंगे, कितना हो जाएगा lt⁻⁻1 t, कितना आ जाएगा a का डायमेंशन आ जाएगा lt⁻2 अगर a का निकालना है, b का कितना आ जाएगा lt⁻3। इतना इजी होता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मज़ा आता है इनको करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला को हम किस तरह यूज़ करते हैं। आज के चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ बहुत टफ नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बेसिक क्लियर होता है बच्चे। बेसिक हमें क्लियर करते हुए ही चलना है। हमारे पास 4 अस्त्र होते हैं, कौन कौन से, कोई भी चीज़ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के बाद उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद उसकी एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट के साथ में उसका होना चाहिए डायमेंशन। ये जो 4 चीज़ें होंगी ये हमारी पूरी फिजिक्स को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र देती हैं, इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी था। डायमेंशनल फॉर्मूला की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझी थी कि किस तरह से वो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कम ज़्यादा करने से इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, कौन सी क्वांटिटी के ऊपर कम डिपेंडेंट होती है, हर एक चीज़ को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशंस को अगर हमें ये प्रूव करना है कि करेक्ट है कि नहीं है, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, ये भी हम देख सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं है ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, इस तरह से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सी चीज़ हो जाती है। अब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जो मैंने तुम लोगों को रिवाइज करके आने बोला था, उसका रिविजन आई होप तुम लोगों ने किया होगा, और उसी के ऊपर बेस्ड मैं कुछ MCQs यहाँ पर लेकर आई हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, रिविजन, ठीक है, रिविजन, हमारे पुराने कंसेप्ट मैप्स को वापस से हम देखने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। पहला MCQ आपके सामने आ रहा है ये, प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत सारे उसमें फाइलम्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैं तुम लोगों को हिंट देती हूँ कि इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स में एक मेजर चीज़ जो उन लोगों को कॉमन बनाती है वो क्या थी, तो बेटा वो थी हमारे जॉइंटेड अपेंडेजेस। इंसेक्ट्स किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, सारे इंसेक्ट्स के पास में जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा फाइलम होता है बच्चे, ये फाइलम हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए आंसर हमारा क्या जाएगा, जॉइंटेड लेग्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज एंड लंग्स विद एयर सैक्स आर द फीचर ऑफ विच क्लास। बताइए, हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी थी वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं एयर कैविटीज के साथ में, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। ठीक है, एयर कैविटीज क्यों मौजूद होती हैं, क्योंकि ये मौजूद होते हैं बर्ड्स के अंदर, यानी कि एव्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, और बर्ड्स को उड़ने के लिए थोड़ा लाइट वेट चाहिए होता है। लाइट वेट किसकी वजह से आता है बच्चे, उसमें एयर कैविटीज अगर प्रेजेंट होंगी तो वो थोड़ा लाइट वेट हो जाती हैं बोन्स, और लंग्स भी जो होते हैं वो भी हमारे एव्स में मिलते हैं। ठीक है, बर्ड्स में और मैमल्स में हम लोगों को लंग्स मिलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये दोनों किसका फीचर हो जाते हैं, बर्ड्स का फीचर हो जाते हैं, देयरफॉर द आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इनमें से कौन सा एक ऐसा मैमल है जो एग्स ले करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैमल्स आर विविपेरस, जो नवजात शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, ओविपेरस कौन होते हैं, जो अंडा देते हैं, लेकिन मैमल्स तो हमारे नवजात शिशु को जन्म देते हैं। एक्सेप्शंस थे हमारे पास में यहाँ पे 2, कौन से एक्सेप्शंस थे, 2 एक्सेप्शंस थे, एक तो था प्लैटिपस और एक था एकिडना। ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। आंसर क्या जाएगा, प्लैटिपस जाएगा। ठीक है,
ये याद रखने वाली चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सीलेंट ट्रेट्स? तो इसमें एक एक लाइन पढ़ते जाओ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन सीलेंट ट्रेट्स, बिल्कुल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है। वेल डिफाइंड ऑर्गन्स यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सी एनेमोन एग्जिस्ट्स इन कॉलोनीज, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये अकेला नहीं रहता है, कॉलोनीज में रहता है। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, दैट इज देयर आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे हायर लेवल पे मिलते हैं, अभी लोअर लेवल पे सीलेंट ट्रेट्स में हम लोगों को डिप्लोब्लास्टिक मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी कि आंसर तो 4 होना चाहिए, लेकिन देख भी लेते हैं। दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे नहीं भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, हम तो टिश्यू लेवल पे ही हैं अभी तक तो ऑर्गन्स ही नहीं है, तो ऑर्गन सिस्टम तो दूर की बात है। यानी कि आंसर जाएगा हमारा डी। अब तुम लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ आया था, ये मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट, which of the following phylum, in which of the following phylum true coelom is absent? इनमें से किस में ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है? सीलोम मैंने बताया था एक कैविटी होती है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने 3 डिविजन्स किए थे। कौन कौन से किए थे? एक थे हमारे एसीलोमेट्स, एक थे हमारे सूडोसीलोमेट्स और एक थे हमारे सीलोमेट्स, ठीक है। हम लोग अगर देखें तो स्टार्टिंग में जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं उन लोगों में क्या था? उन लोगों में कैविटी, एक वेल डिफाइंड कैविटी मौजूद नहीं होती, उनको हमने एसीलोमेट्स बोला था। फिर बीच में एक आया था हमारा ऐसा जिसमें सूडोसीलोमेट था जो, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने बार बार एम्फेसाइज किया था, इसको याद रखना, क्योंकि वही डिवाइड कर रहा था एसीलोमेट्स को सीलोमेट से। और वो जो सूडोसीलोमेट था ना बच्चे, सूडोसीलोमेट यानी कि फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी का मतलब क्या? जो वहां पे कैविटी मौजूद है उसमें अभी भी थोड़े बहुत सेल्स मौजूद हैं, प्रॉपरली वो एक कैविटी नहीं है। और सूडोसीलोमेट कौन था? नीमाटोडा था, जिसको हम एस्किलमेंथिस भी बोलते हैं। नीमाटोडा वो सूडोसीलोमेट। इससे जब जो भी एडवांस थे उन सब में प्रॉपर कैविटी मौजूद थी, वो सीलोमेट्स थे। इससे जो प्रिमिटिव थे वो सारे एसीलोमेट्स थे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Into how many kingdoms did Whittaker classify organisms? इस क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। विट्टेकर ने कितने किंगडम्स में क्लासिफाई किया था? तो हमें ये पता है कि विट्टेकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से? सबसे प्रिमिटिव से जाते हैं तो मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे 5 किंगडम थे, तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला? तो हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी थी, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। स्टारफिश का मैंने एग्जांपल बताया था तुम लोगों को, एस्टेरियास जिसको हम बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री यानी कि ये बहुत सारे प्लेन्स से मतलब मैंने बहुत गंदे प्लेन्स में काटा है इसको, आई एम सो सॉरी बच्चा, ठीक है। इस प्लेन से काटा था, इस प्लेन से काटा था, इस प्लेन से काटा था, बहुत सारे प्लेन से काटने पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल हम लोगों को पार्ट्स देखने को मिल रहे थे। और बायलेटरल सिमेट्री यानी कि एक फ्लैट वॉर्म बना देते हैं, उसको बीच में से काट देते हैं, 2 हिस्से मिल गए। तो यहाँ पे ये क्या था? बायलेटरल सिमेट्री, एक ही प्लेन से हम लोगों ने काटा, हम लोगों को 2 इक्वल पार्ट्स मिले। और रेडियल सिमेट्री मैंने बता दिया, हम लोगों को जो प्रिमिटिव थे, ठीक है, जो प्रिमिटिव थे उनमें हमें क्या मिल रही थी? रेडियल सिमेट्री। एडवांस में हमें बायलेटरल सिमेट्री मिल रही थी, लेकिन एक एक्सेप्शन था, अगर तुम लोगों को याद हो। बहुत सारे बायलेटरल सिमेट्री वालों में एक बीच में रेडियल सिमेट्री वाला मौजूद था। कौन था वो? इकाइनोडर्मेटा था। और सीलेंट्रेटा तो हमारा प्रिमिटिव है, इसलिए उसमें रेडियल सिमेट्री होगी ही। आंसर क्या जाएगा? ए, सीलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव फ्लेम सेल्स एज देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स? तो ये एक स्पेशल फाइलम का एक स्पेशल फीचर था, फ्लेम सेल्स विच आर द बेसिकली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो बेटा ये एक स्पेशल फीचर था हमारे प्लेटीहेलमिन्थस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, जिनको हम रिविजन के टाइम पे बच्चे एक चीज याद रखना कि सारे जो हमारे फाइलम्स हैं उनका एक एक स्टार एनिमल चूज कर लेना। पहले भी मैंने बताया था, उससे तुम लोगों को रिवाइज करना और इजी हो जाएगा, ठीक है। उस चीज को ग्रास्प करना इजी हो जाएगा। आंसर जाएगा हमारा सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप्स नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल? ठीक है, इन सबको देखो, इनमें से किसको लैंड और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए? यहाँ पे बेटा हम आ गए हैं प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पे।
मैंने तुम लोगों को बताया था कि ब्रायोफाइटा जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वाटर और सॉइल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इट नीड्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सॉइल फॉर लिविंग। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इसे वाटर और सॉइल दोनों की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, आंसर जाएगा डी, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो याद करो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैप। चलो एक बार कंसेप्ट मैप याद दिला देती हूं तो आगे के सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा सबसे प्रिमिटिव कौन होता है? थैलोफाइट होता है, जिसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? थैलोफाइटा में एक थाली जैसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई डिवीजन ही नहीं है। रूट, स्टेम्स और लीव्स, यहाँ पे रुको, रूट, स्टेम्स और लीव्स यहाँ पे प्रॉपरली हमारी प्रेजेंट होती ही नहीं है, इनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड होती ही नहीं है। इससे जब हम आगे बढ़े थे थैलोफाइटा से आगे, तब हमें कौन मिले थे? ब्रायोफाइट्स मिले थे, जो थोड़े एडवांस थे। इसमें रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिल गए थे। ठीक है, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला था। प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। फिर हमने सोचा कि चलो और आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा और एडवांसमेंट किया तो हम टेरिडोफाइटा की तरफ चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें प्रॉपर वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर तो देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पे यार सीड अभी भी नहीं है। सीड का फॉर्मेशन अभी भी यहाँ पे नहीं है। वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर आ गया है, ठीक है, पर यहाँ पे सीड नहीं है। इनफैक्ट इन तीनों ही में ही सीड मौजूद नहीं होता है, इसीलिए इन तीनों को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम कॉमनली बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? हिडन गैमीट्स। ठीक है, यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तीनों का, ये स्पोर्स की मदद से हो रहा है। यहाँ पे अभी तक सीड्स नहीं आए हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने थोड़ा और एडवांसमेंट की तरफ कदम बढ़ाया तो हमें कौन मिलता है? हमें मिलता है जिम्नोस्पर्म। अब ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसमें सीड तो मौजूद होते हैं, सीड्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन नेकेड सीड्स मौजूद होते हैं। कवरिंग यहाँ पे मौजूद नहीं होती है, कवरिंग नहीं है इन सीड्स के पास में। सीड की कवरिंग होने का मतलब क्या है? सीड की कवरिंग ही बाद में क्या बन जाती है? पूरा का पूरा फ्रूट बन जाती है। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड मौजूद नहीं होता, यहाँ पे नेकेड सीड्स होते हैं ये। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ, दैट इज द फाइनल स्टेज। तब हमें कौन मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं। यार नाम से ही पता चल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स हम इनको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सीड्स के पास में कवरिंग है। कवरिंग यहाँ पे सीड्स के पास में मौजूद होती है। ठीक है, जो सीड होता है वो प्रॉपरली फ्रूट के अंदर मौजूद होता है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का रिवीजन। अब देखो इस क्वेश्चन को, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे एक और चीज कि इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? फेनेरोगैम्स। जिनमें सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जिसके पास सीड तो है लेकिन जिसके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि इसके पास सीड है लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है। फ्लावर्स और फ्रूट्स किसके पास में होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के पास, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट, यानी कि सबसे पहले वैस्कुलर स्ट्रक्चर किसके पास आया था? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वैस्कुलर स्ट्रक्चर आया था हमारा टेरिडोफाइटा के पास में। और यहाँ में से कौन सा हमारा टेरिडोफाइट है? तो एग्जाम्पल्स रिवाइज करते जाओ। मॉसिस किसके अंदर आए थे? मॉसिस हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर आए थे, ब्रायोफाइटा में आए थे। साइकेड्स जिम्नोस्पर्म्स में आए थे।
केल्प्स किस में आए थे हमारे? केल्प्स हमारी एक टाइप की एल्गी थी जो किस में आई थी? थैलोफाइटा में। और फर्न्स किस में आए थे? तो फर्न्स हमारे आए थे टेरिडोफाइटा में। अब सबसे पहले वेस्कुलर स्ट्रक्चर किस में आया था? वो आया था हमारे फर्न्स में, यानी कि टेरिडोफाइटा में। आंसर जाएगा डी, फर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड, यानी कि जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन जिसके पास सीड नहीं है। तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें तो सीड है। टेरिडोफाइट की बात करें तो क्या इसमें वेस्कुलर टिश्यू है? हाँ, सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू इसी में आया था। क्या इसके पास सीड है? नहीं, इसके पास सीड नहीं है क्योंकि ये तो क्रिप्टोगैम है बाबा। क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन थे? हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आंसर जाएगा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट्स में हमारा वेस्कुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता और इसमें सीड भी नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है, सीड भी होता है, लेकिन सीड नेकेड होता है। आंसर जाएगा 2, यानी टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट ग्रुप दैट possesses the largest ovule, largest gametes and largest tree। ये पहले एक वन डे एग्जामिनेशन में आया था और एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो बच्चे देखो, हमारा जो साइकस होता है, ठीक है, जो हमारा साइकस होता है उसके पास लार्जेस्ट ओव्यूल और लार्जेस्ट गेमीट होता है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारा जिम्नोस्पर्म। और सीक्विया सेम्पर्विरेंस, नाम देखो कितना अजीब सा है। सीक्विया सेम्पर्विरेंस हमारा लार्जेस्ट ट्री होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और ये भी क्या होता है? ये भी जिम्नोस्पर्म होता है। तो दोनों कौन आ गए हैं हमारे? देखो, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमीट्स एंड लार्जेस्ट ट्री, तीनों किस में आ गए हैं? तो तीनों हमारे आ गए हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। इसको हम याद रखेंगे। ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देखिए इन्हें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड। एंड बार 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 वही कंसेप्ट में आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स किस में नहीं होते? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आते हैं, एंजियोस्पर्म तो भैया सबसे एडवांस है, इसमें तो सीड भी कवर्ड है। तुम क्या बात कर रहे हो वैस्कुलर बंडल की? ब्रायोफाइटा, हाँ भैया, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एडवांसमेंट हुआ था कि रूट्स और लीव्स जो थी वो रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को फिर भी मिल गए थे। थैलोफाइटा में तो वो भी नहीं था, सबसे प्रिमिटिव था। ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा एडवांसमेंट ये हो गया था कि हमें रूट लीव लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल गए थे, लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर बंडल नामक कोई चीज अभी तक नहीं थी प्रॉपर्ली डिफाइंड। जाइलम फ्लोएम प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे। तो हमारा आंसर जाता है डी, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट क्या, ये तो हमारा एंड हो गया। तो आज का ये हमारा पूरा एंड हो गया है। यहाँ पे हमने बायो का रिवीजन भी कर लिया है और हमने श्री गणेश भी कर लिया है हमारे फिजिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं तुम लोगों को दे रही हूँ जो चैप्टर्स रिवीजन के लिए, वो हैं ये। तो वो हैं बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स and metals and non-metals। ये दो चैप्टर्स हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्लास के रिवीजन के लिए, जिसको तुम लोग पढ़ के आओगे और हम यहाँ से करने वाले हैं अगली क्लास में रिवीजन। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर आना। बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ में रिवीजन चलाते रहेंगे। फिजिक्स में अगली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब से तो भैया शुरुआत होने वाली है न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट के मेजर क्लियरेंस की। ठीक है, तो एकदम सफ़ा करेंगे, दिमाग से सफ़ा नहीं, एकदम कंसेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कंसेप्ट मैप्स बनाते रहिए। वंदे मातरम।